तुम बोर्ड में 90 to 95% स्कोर बिल्कुल इजीली ले सकते हो अगर तुम्हें सही से पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आता हो। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, आपने खुद देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स 10-10 12-12 घंटे स्टडी करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, लेकिन बोर्ड में फिर भी उनके मार्क्स 90% तक नहीं आते। जबकि कुछ स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आता है, उन्हें बोर्ड में आंसर लिखने का तरीका आता है, और उस वजह से उनका स्कोर 90 to 95% तक आ जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं पेपर सॉल्व करने से पहले वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपने खुद पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है, और बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपने ये बातें जहन में रखी है, सिर्फ देखना नहीं है इस वीडियो को, इस पर अमल भी करना है। और लिटरली आपके मार्क्स इस सिंपल सी वीडियो से इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपने इसको गौर से देख लिया। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मुझे अपना आंसर शीट मिल जाता था तो उसको मैं किस तरह प्रेजेंट करता था, आंसर किस तरह लिखता था। आई नो ये एक सिंपल से पेपर से मुझे वो आंसर शीट तो नहीं मिला, लेकिन वो यहाँ पर इस तरह कट हो जाता है और नीचे जो है वो आपने आंसर लिखना होता है। या अगर आप ई शीट्स की बात करें तो ई शीट्स भी वहाँ पर जो है इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है और उसका पार्ट होता है, इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है, इसका पार्ट तो स्पेसिफिक जगह होती है ई शीट्स में, जबकि सिंपल पेजेस तो सिंपल पेजेस होते हैं, वहाँ पर आप किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको एग्जामिनर आंसर शीट दे देता है और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर देता है तो उसके दरमियान आपने लाइन्स मारते हैं। मैं भी लाइन्स लगाता था। अब लाइन्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर एक सिंपल सी लाइन होती है, एक ब्लैक सी। सो आप उसको रहने देंगे या फिर आप न्यू लगाएंगे। मैं उस टाइम में जब आपको आंसर शीट मिल जाता था उस टाइम में मैं न्यू लाइन लगाता था, लेकिन मैं वो सिंपल मार्कर से नहीं लगाता था, मैं उसके लिए ये बोर्ड वाला मार्कर यूज करता था। लेकिन बोर्ड वाले मार्कर अगर आपने पहले यूज नहीं किए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। जब मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगा तो आप खुद बताएंगे कितना अट्रैक्टिव दिखता है इससे पेपर। आपको किसी ने ये नहीं बताई होगी आई थिंक, और ये भी मुझे एक टीचर ने बताई थी कि इस तरह प्रेजेंट करो पेपर। मैं सिंपल मार्कर यूज करता था, फिर मुझे उसने बताया कि आपने ये वाली यूज करनी है। लेकिन ये अच्छा सा मार्कर आपने लेना है। इसके अलावा वो मार्कर पेज के दूसरे साइड पर ना निकले, ये आपने ख्याल लाजमी करना है। और इस तरह, तो इस तरह मैं लाइन लगाता था और वो 20 पेजेस होते थे, मैं 20 पेजेस पर वो लाइन लगा देता था। इस तरह आपने भी करना है। और इसके अलावा यहाँ पर भी लाइंस लगाने हैं, लेकिन इस टाइम जब पहले आप लाइंस लगाए तो वो लाइंस ये लाइंस जो है आपने अभी नहीं लगाने, ये आपने बिल्कुल लास्ट में लगाने हैं जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइड्स वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर आपका इस तरह लाइन्स में एक एग्जामिनर देखता है तो वो फौरन से आपका पेपर यूनिक बन जाता है और दूसरे पेपर से आपका पेपर जो है वो बिल्कुल अलग सा दिखता है। सो नेक्स्ट आपने जो काम करना है, ये लाइंस लगाकर इस तरफ ये वाली जो फेरेल लाइंस है ये सिर्फ लगानी है, ये वाली फिर लास्ट में लगानी है। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और मैं भी यही करता था कि यहाँ पर सेक्शन आप लिखते हैं, लेकिन सेक्शन इस तरह नहीं करना कि आपने जो है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पर सेक्शन बी लिख लिया ना, और यहाँ पर फिर वो ये चीज़ें अभी आपने नहीं करनी, या ये ब्रैकेट्स जो है और ये बबल्स ये अभी आपने नहीं करनी, ये लास्ट में आपने करनी है जब आपका पेपर खत्म हो जाए। तो वहाँ पर आपको 10-15 मिनट अगर एक्स्ट्रा मिले, मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो वो आपने इसमें यूटिलाइज करने हैं। और दूसरे क्या चीज़ें करने हैं वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। लेकिन इसके बाद ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ सेक्शन बी लिख लिया, आपकी प्रेजेंटेशन इस बहुत डिपेंड करती है। आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने इस एस को किस तरह लिखना है, और ये चीज़ें आप अगर पहले से थोड़े से टाइम भी डेली इसको देना प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी हैंड राइटिंग इससे बहुत इंप्रूव हो सकती है। तो ये करता था मैं। इसके अलावा अगर सेक्शन बी मैंने शुरू किया है और उसमें क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 2 में फिर पार्ट 1 है, तो इस तरह मैं लिख लेता था। बस ज़्यादा प्रेजेंटेशन में नहीं करता, इतना बस मैं लिख लेता था। और मैं डायरेक्ट जो है वो आंसर का, अगर कोई भी टॉपिक हो, डेफिनेशन हो या फिर जो चीज़ें भी हो, वो मैं लिखना स्टार्ट देता था इस तरह, फिर एक्सप्लेनेशन और इस तरह स्टेटमेंट। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो तो ये लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर इसके बबल्स बनाते हैं, फिर यहाँ पर 2 लाइन्स जो है वो रूलर से मार्क करते हैं, वो आपका टाइम ज़ाया करते हैं। वो आपने अभी नहीं करनी, लास्ट में टाइम बच गया, ये चीज़ें आपने करनी है। अभी के लिए सिर्फ आपने सिंपल सी बस एक टेम्पलेट बनाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी लिखनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लास्ट में ये चीज़ें आपने करनी है। और मैं एक पेज पर, जो हमारा सिंपल पेपर्स होते हैं, एक पेज पर एक आंसर जो है वो लाता था, शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह दूसरे पेज पर एक क्वेश्चन, तो ये आपने ख्याल करना है। इसके अलावा जब क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए तो लाइंस तो अभी आपने नहीं लगानी, लास्ट में लगानी है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। और इसके अलावा सेम गोस पर जब आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर्स हो, ये आपके साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी इस तरह आपने करना है। इसी तरह जब आपके आर्ट्स के पेपर्स हो तो आर्ट्स के पेपर्स इस साइड से मैं शुरू करता था, और इस साइड पर वो जो सेक्शन है या जब आप हिस्सा लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और सेम मेथड से वो आपको पता है किस तरह। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, और इन छोटी बातों से आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो
जो है वो बच जाएगा और आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अब ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी जो तमाम स्टूडेंट्स को पता होगी। अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं 110% श्योर हूँ आपको ये बातें किसी ने नहीं बताई होगी, और वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के बारे में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि वो एक क्वेश्चन रीड करते हैं, उनके जहन में जो होता है वो वहाँ पर लिख लेते हैं और कहते हैं कि हमें एग्जामिनर इसके पूरे मार्क्स देगा। क्या लिटरली वो आपके पूरे मार्क्स दे देंगे उस आंसर के इस तरह लिखने पर? नहीं देंगे। जब तक आपको क्वेश्चन का नहीं पता, आपको उसकी प्लेसमेंट का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो किस कैटेगरी में लाई करता है, वो साइकोलॉजी ऑफ टीचर आपको नहीं पता कि टीचर जब पेपर चेक करता है तो वो किस तरह के आंसर को देखता है। क्या वो सिर्फ पैराग्राफ देखता है कि इसने एक पैराग्राफ लिखा है और ये ठीक होगा? नहीं देखता। सो आंसर राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो सबसे पहले आंसर की सीक्वेंस। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो बेस्ट आता होगा, तकरीबन क्वेश्चन नंबर 10 उनको सबसे अच्छा आता होगा, तो वो बिल्कुल स्टार्ट में वो क्वेश्चन लिख लेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। क्योंकि जब आप आंसर को सीक्वेंस में नहीं लिखते, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इस तरह एग्जामिनर को आपके आंसर चेक करने में, आपका पेपर चेक करने में टाइम लगता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको मुश्किल होती है वो सारी चीज़ें चेक करने में। सो इस गलत सीक्वेंस की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको पूरे मार्क्स नहीं देते, क्योंकि वो समझता है कि ये ऐसा बच्चा है, इसको कुछ क्वेश्चन नहीं आते, इसने आगे पीछे लिखा है, मेरे लिए भी मुश्किल क्रिएट की है, और उस वजह से आपको पूरे मार्क्स नहीं देते। लेकिन ई शीट्स में इस तरह नहीं होता। ई शीट्स में हर आंसर के लिए स्पेसिफिक जगह होती है और आपने वो लिखनी है। वहां पर आपको कुछ और बातों का ख्याल रखना चाहिए। बात आती है कि जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक तरह से देखते हो। क्या सारे क्वेश्चन एक तरह से होते हैं? नहीं। कुछ क्वेश्चन में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। कुछ क्वेश्चन में जो है वो काज एंड इफेक्ट वाला जो है वो रूल अप्लाई होता है। कुछ क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंशिएशन होती है। कुछ क्वेश्चन में जो है वो लिस्ट, आपने लिस्ट करना है पॉइंट्स को, या फिर बुलेट पॉइंट्स उसका आंसर देते हैं। डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में आपने एक बीच में लाइन लगानी है और उसके हर तरफ जो है वो आपने पॉइंट्स लिखने हैं। इसी तरह डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन में आपने सबसे पहले डिफिनीशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर आखिर में कंक्लूजन लिखना होता है। इस तरह क्वेश्चन होते हैं स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन पर भी अप्लाई होता है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए होंगे, वो आपने आंसर करने होंगे, तो न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। आपको पता होगा कि आपने गिवन डेटा, रिक्वायर्ड, फिर सोल्यूशन, फिर लास्ट में रिजल्ट भी लिखना होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता और आप सिंपल सा पैराग्राफ लिख लेते हो और आ जाते हो, तो डेफिनेटली आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिले। इसके अलावा जब आप आंसर लिखते हो तो आप ये नहीं देखते कि मैं किस तरह इसको लिख रहा हूं, आपकी हैंड राइटिंग खराब होती है। किस तरह ठीक करना है मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत ज्यादा कट्स लगाए होते हैं आंसर में, उसकी वजह से एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद नहीं आता, या बहुत ज्यादा जो है वो गंदा नजर आता है, और उस वजह से भी आपके मार्क्स कट किए जाते हैं। आपकी स्पीड बड़ी स्लो होती है राइटिंग में, और उस वजह से आपके लास्ट के जो क्वेश्चन है वो रह जाते हैं, एक पार्ट रह जाता है, 2 पार्ट रह जाता है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक से स्टूडेंट्स करते हैं। इसके साथ आपने डील किस तरह से करना है। अगर हैंड राइटिंग आपकी खराब है तो जब भी आप पेपर शुरू करें उससे पहले आपने रफ पेज पर थोड़ी सी हैंड राइटिंग करनी है, ताकि आपके जो हैंड के मसल से उसकी वार्म अप हो जाए और थोड़े से वो हरकत में आ जाए, तो आपकी हैंड राइटिंग उससे भी बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है, इंस्टेड के आप डायरेक्टली पेपर स्टार्ट करने लग जाओ। इस तरह आपने आंसर में बहुत ज्यादा कट्स लगाए होते हैं, तो आप अगर आंसर में कट्स लगाते भी हो तो आपने इस तरह लगाने हैं कि उसका पता ना चले। उसका पता ना चले सिर्फ एक लाइन या फिर पेंसिल से अगर आप उस पर कट लगा सको तो वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, इंस्टेड के आप उस पर इस तरह बॉल पॉइंट से कट्स लगाओ बहुत ज्यादा, उसकी वजह से वो गंदा दिखता है। तो एग्जामिनर को ये छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे आप इंप्रेस कर सकते हो और अपने मार्क्स इससे लिटरली इंक्रीज कर सकते हो। एंड स्लो हैंड राइटिंग तो आपकी प्रैक्टिस से ठीक होगी, लेकिन उसके लिए ट्रिक ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है पेपर से पहले, उससे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो तेज हो सकती है। इस तरह बैड हैंड राइटिंग भी प्रैक्टिस से आपकी ठीक होगी। सिर्फ लेटर्स को आपने सीधा सीधा करके लिखना है, जो लेटर्स और वर्ड्स के दरमियान स्पेस है वो आपने सही से देना है, एक जैसा देना है, उसकी वजह से भी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी लग सकती है। इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो से आपने सीख के जाना है और वो ये है कि आपने प्रेजेंटेशन को एक साथ में नहीं करना। पेपर में प्रेजेंटेशन आती है, आपने सारी प्रेजेंटेशन एक साथ नहीं करनी। आपने एक जो स्टार्ट में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपने करनी है, और लास्ट में आपने प्रेजेंटेशन करना है और उससे पेपर की लुक आप बनाएंगे। सो एक बंदे पर डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह स्मार्टली अपने पेपर की लुक बनाता है, किस तरह स्मार्टली अपने आंसर लिखता है, और किस तरह स्मार्टली टीचर को
को इम्प्रेस करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टीचर की साइकोलॉजी के मुताबिक आपने आंसर लिखना है। टीचर को अगर गुस्सा भी आया हो और वो जब आपके आंसर चेक करे तो उसका गुस्सा कम हो, इस तरह आपने आंसर लिखने हैं। टीचर को किस तरह इंप्रेस करना है, सबसे पहले तो आंसर को इतने क्लोज नहीं लिखना कि टीचर को पता नहीं चले कि ये आंसर खत्म हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है। कि जितना कम टाइम एक टीचर आपके पेपर पर बिताएगा उतना ज्यादा वो आपको मार्क्स देगा। तो टीचर के लिए आपने आसानी पैदा करनी है और उससे वो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। जितना कम टाइम आपके पेपर पर वो लगाएगा, जितनी आसानी से आपका पेपर वो चेक करेगा, आसानी आप प्रेजेंटेशन से पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना उससे आप ला सकते हो आसानी टीचर के लिए। सो वो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर से पहले प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। एक पेपर तो मस्ट आपने अटेम्प्ट करना है एक पेपर से पहले। तो अभी भी आपके पास अगर टाइम हो तो पेपर अटेम्प्ट पर मस्ट फोकस करें। 2 घंटा 3 घंटा आपसे एक पेपर अटेम्प्ट करना लेगी, लेकिन लिटरली आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा और आपको आ जाएगा पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है। टीचर की साइकोलॉजी एक बंदे को खुद भी इतना पता होना चाहिए, इतना स्मार्ट तो आप है ना कि आप में इतना पोटेंशियल भी है। आपको अपना माइंड बताएगा कि ये नहीं करना, ये करना है, और उस हिसाब से आपने सारी चीजें पेपर में करनी है। एंड टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आपने ये नहीं करना कि इस क्वेश्चन को आपने 10 मिनट में करना है, नेक्स्ट को 10 मिनट में करना है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और जब वो टाइम आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे तो आप में और टेंशन बढ़ेगी पेपर के दौरान। तो इसकी एक ट्रिक ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बल्क ऑफ टाइम लेना है एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक बल्क ऑफ टाइम लेना है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 6 क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं तो उसके लिए आप 1 घंटा ले सकते हो। तो 1 घंटे में 10-10 मिनट एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो। लेकिन आपके कभी भी इस तरह नहीं होगा कि एक क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट हो। कुछ क्वेश्चन जो है वो 8-9 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह फ्लक्चुएशन होती रहेंगी, लेकिन एंड में आपका जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। और कुछ चीज़ों पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। और पेपर आपने पहले अटेम्प्ट मस्ट करना है, उससे भी आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। सो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आपने लाइक मस्ट करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाऊं आपने कमेंट्स में मस्ट बताना। आई नो ये टाइम बहुत मुश्किल है आपके लिए, स्टडी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप 90 to 95% स्कोर इजीली कर सको। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।